चलिए, हाँ अब तो आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है ना आप सबको? यस सर। यस सर। हम लोग ने पिछली गुड मॉर्निंग क्लास में सर। बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और बच्चे हमने, गुड मॉर्निंग बच्चे, हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख ली थी और डाई हाइब्रिड। अब हमें देखना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएंगे और कौन कौन सी पोस्टुलेट मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे फॉर्मुलेट है और कौन कौन से डाई हाइब्रिड। तो मान लीजिए कल हमने बच्चे मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो क्या निकाला था बच्चे? फिनोटिपिक रेशियो निकाला था हमने, क्या फिनोटिपिक रेशियो निकाला था 3:1, यही निकाले थे। अब पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड के बाद आपसे पूछा जाएगा इसके जीनोटिपिक रेशियो क्या निकाले थे। तो जीनोटिपिक रेशियो बच्चे निकाले थे 1:2:1, यही निकाले थे ना, आप समझिएगा। उसके बाद ये तो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब एग्जाम में कहीं आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो समझिएगा बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, बस सिंपली आपको करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, 3:1 का क्या कर देना होता है बच्चे, स्क्वायर। अब रिकॉल कीजिए, कल हम लोग ने डिटेल में देखी थी डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, 9:3:3:1। ये कहां से आया, तो आपने 3:1 का स्क्वायर कर दिया तो ऐसा हो जाएगा बच्चे, 3:1 और इंटू 3:1। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, रेशियो 9:3:3:1। समझ में आ गया? तो अगर मान लीजिए केवल रेशियो पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा, तो हमने बताया था पिछली क्लास में, केवल आपको पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उससे हम सभी क्रॉस निकाल सकते हैं। तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे निकल जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो में स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डाई हाइब्रिड। तो रेशियो क्या आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डीएससी मतलब डाई हाइब्रिड, एमएससी मतलब मोनोहाइब्रिड। ये बच्चे हो गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये हो गए डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसी तरह एग्जाम में आएगा क्या कि हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, तो हम लोग लिखेंगे बच्चे 9:3:3:1। कैसे हमने निकाला, 3:1 का स्क्वायर कर दिया। अगला समझिएगा बच्चे, अगर हमने जीनोटिपिक रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने क्या सीखी थी, 1:2:1 निकाला था। अब हमें निकालना है डाई हाइब्रिड का, तो डाई हाइब्रिड का क्या कर देंगे बच्चे, ऐसे करेंगे 1:2:1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो यही तो आएगा 1:2:1 और इंटू 1:2:1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे तो क्या हो जाएगा, रेशियो आएंगे 1:21, यही तो आएगा। फिर आएगा 2:42 और फिर आएगा बच्चे क्या, 1:21। क्लियर? अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको किए, फिर इसको किए, तो हमारे पास क्या आया, 1:1, 2:42, 1:1। अब मान लीजिए हमारे सिलेबस में क्या है, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मेंडल की सारे पोस्टुलेट मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड पर है, लेकिन कभी एग्जाम में आ जाए ट्राई हाइब्रिड की रेशियो क्या होगी, तो हम छोड़ के नहीं आएंगे। कैसे बनाएंगे समझिए, एग्जाम में आएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो पूछा जाएगा व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो फॉर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग करेंगे ऐसे, इस तरह का 3:1 का क्या कर देंगे बच्चे, क्यूब। और पूछा जाएगा ट्राई हाइब्रिड की जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो बच्चे हम कर देंगे 1:2:1 का क्या कर देंगे, क्यूब। समझ में आया? तो अगर हमें डाई हाइब्रिड पूछा जाता है तो स्क्वायर कर रहे हैं, और केवल रेशियो पूछा जाएगा ट्राई हाइब्रिड का तो क्यूब कर देंगे। अब पूछा जाएगा ट्राई हाइब्रिड की जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, तो हम समझ में आ गया, यहाँ 3:1 का स्क्वायर किए थे, यहाँ 3:1 का क्या कर देंगे, क्यूब। तो क्या निकल जाएगा बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो ऐसा निकलेगा 3:1।
कि मल्टीप्लीकेशन होगी 3:1 और फिर मल्टीप्लाई होगा 3:1। तो बच्चे ये रेशियो हमारे पास क्या आया था, ये रेशियो आया था 9:3:3:1 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3:1 से। तो क्या आ जाएगा बच्चे, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए। रेशियो फॉर ट्राई हाइब्रिड क्या आ जाएंगे, बस हमें सिंपल कंसेप्ट याद रखना है, तो कोई भी रेशियो एग्जाम में हम आसानी से बना सकते। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा 9 × 3 27, फिर होगा 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, फिर 9, अब 3 × 1 3, फिर बच्चे 9, फिर 3, फिर हो जाएंगे 3 और 1। ये रेशियो किसके हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएंगे बच्चे आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो। तो हमें बस एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस पता हो बच्चे, तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो क्यूब करके निकाल सकते हैं। वैसे तो 90% पॉसिबिलिटी है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ही आए, क्योंकि यही दो क्रॉस मेंडल ने बताई। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर को क्वेश्चन ट्विस्ट करना होता है, तो एग्जाम में दे देगा कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो बताए, तो आप सिंपली क्या कर देंगे बच्चे 3:1 का क्यूब कर देंगे। पूछा जाएगा जीनोटिपिक रेशियो में क्या किए थे, 1:2:1 लिखे थे मोनो हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में बच्चे हमने स्क्वायर किया था, ट्राई हाइब्रिड में क्या कर देंगे क्यूब। तो सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम 1:1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, ट्राई हाइब्रिड। तो सबको समझ में आ गया, अगर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मोनो हाइब्रिड में जो रेशियो आए हैं फिनोटिपिक की, डाई हाइब्रिड में उसको स्क्वायर कर देंगे, ट्राई हाइब्रिड में क्या कर देंगे बच्चे क्यूब। उसी तरह जीनोटिपिक रेशियो जो मोनो हाइब्रिड में आया है, अगर पूछा जाएगा व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो फॉर डाई हाइब्रिड, तो स्क्वायर कर दीजिए, ट्राई हाइब्रिड तो क्यूब कर दीजिए। सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे। तो रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से हम बना सकते हैं। एक हमने पहले ही बताया, बस मोनो हाइब्रिड याद रखिए, बाकी सारे क्रॉस आप आसानी से निकाल सकते हैं, डाई हाइब्रिड का, ट्राई हाइब्रिड का। ये सबको क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर ना। क्लियर बच्चे। हाँ रजनीश क्या पूछ रहे हैं, 3:1 वही है। आप 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 9:3:3:1, फिर आगे आप जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, क्लियर बच्चे। चलिए अब इसके स्क्रीनशॉट ले। रजनीश क्लियर हो गया बच्चे। सर हाँ अगर इसमें 3:1 है, वो आगे आ जाए 9:3:1 के, हाँ, तो फिर तो इसकी रेशो चेंज नहीं हो जाएगी। नहीं रेशियो सेम ही है। देखिए मोनो हाइब्रिड के लिए 3:1, डाई हाइब्रिड के लिए स्क्वायर और ट्राई हाइब्रिड के लिए क्यूब, टेट्रा हाइब्रिड होता तो पावर 4, रेशियो हमेशा सेम ही रहता। वो तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे किया है बच्चे। हाइब्रिड में हाँ अगर टेट्रा हाइब्रिड पूछा जाता तो पावर 4 कर देते, क्लियर। लेकिन ट्राई हाइब्रिड से आगे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो क्योंकि ट्राई हाइब्रिड हाँ में ट्राई हाइब्रिड में ट्राई पावर हाइब्रिड में की है फिर ना। ये जो सारी रेशो ये आगे पीछे हो जाती है। ट्राई हाइब्रिड में हम पावर क्या करेंगे, क्यूब, क्लियर। देखिए डाई हाइब्रिड के लिए हमने स्क्वायर किया, ट्राई हाइब्रिड के लिए क्यूब करना है, क्लियर, समझ में आया। क्या प्रॉब्लम है बताइए। डाई हाइब्रिड के लिए क्यूब करना है आपको 3:1 का, और सर 1 आगे 3 लिख देते हम, तो फिर हाँ बोलिए। सर तो ये 9:3:1 है, तो पीछे हो जाता, फिर मल्टीप्लाई करने में तो ये 27 पीछे चला जाता, पीछे आगे और पीछे ये 9 और 9 बाकी। हमें बस रेशियो वो आना चाहिए, लिखने में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, रेशियो सेम आनी चाहिए, क्लियर। ठीक है सर, यही था। वहां मल्टीप्लाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो रेशियो सेम आने चाहिए, रेशियो। अब हमने लिखने के पैटर्न में लिखा 1:1, 2:4 1:1, रेशियो के आपको जो है ऑर्डर जो हो, बट रेशियो क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। लेकिन हमने इस पैटर्न में लिखा जिससे आपको याद रहे। जैसे ऐसे लिखेंगे 1:1, 2:4 1:1, तो हमें याद रहेगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आया था, क्लियर बच्चे। चलिए अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको डाई हाइब्रिड पर कुछ क्वेश्चन कराएं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब बच्चे, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं जो डाइहाइब्रिड पे फ्रीक्वेंट, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, हो गया ना, चलिए आप समझिए, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर बताइएगा। डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड एनसीईआरटी ने काफी डिटेल में दी है, तो इस पे काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेडिकल एग्जाम में, रेशियो भी आता है, फिर ये इस पे क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिए जाएंगे। हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर एंड राउंड सीड undergoes selfing to produce dihybrid F2 generation and 800 seed are collected. Find the frequency of या पूछा जाएगा नंबर ऑफ फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकेंड रिसेसिव। प्रोजेनी क्या होगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस पे हमने एक क्वेश्चन बना दिया, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी बना सकते हैं, हमें पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर और राउंड सीड अंडरगो सेल्फिंग, और उसके बाद कौन सी जनरेशन आएगा, F1 की क्रॉस F1 से किए तो F2, और कितने सीड टोटल प्रोड्यूस हुए, कितने सीड कलेक्ट किए 800। तो बताने हैं क्या फ्रीक्वेंसी होगी ऐसे प्रोजेनी की जिसमें फर्स्ट डोमिनेंट है और सेकेंड रिसेसिव, कोई बताएंगे क्या होगा, कितने आंसर आएंगे। ये क्वेश्चन भी जैसे एक तो रेशियो पर क्वेश्चन आता है जो आपको आसानी से बन जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो, डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो, या डाइहाइब्रिड क्रॉस पे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, क्या होगा आंसर। कुछ नहीं है, बस समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है आपको, निकालिए। जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं डाइहाइब्रिड पे, मोनोहाइब्रिड पे और उस पे पोस्टुलेट पे, वो सारे हम लोग कर ले जिससे कोई नए क्वेश्चन ना आए। आपका बच्चे है 450, चलिए थोड़ा सा और मॉडिफाई, अच्छा देखिए दूसरे का आंसर 450 आता है कि नहीं। कुछ का आंसर है 450, दीपक वर्मा का आंसर है 150। हमें लग रहा है दीपक का आंसर जो है वो अलग आया, उसका अलग आया। चलिए एक और दो बना के देखिए फिर क्या आंसर आएगा। हाँ बच्चे कुछ नहीं है, जो हम लोग ने कल सीखा है वही है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है वो कंसेप्ट यहाँ पे। अभी हम बनाएंगे तो आपको काफी आसान लगेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, कुछ ने सही आपको बनाया 450, दीपक ने बनाया 150। अभी दोनों में से किनका आंसर सही है वो हम अभी देखते हैं। आप देखिए बच्चे, देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर एंड राउंड सीड, क्या है इसका मतलब, ध्यान से समझिएगा। ऐसा होगा कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हेट्रोजाइगस पर्पल हुआ, और राउंड सीड भी हेट्रोजाइगस, तो बच्चे कैपिटल आर स्मॉल आर। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पहचानिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हेट्रोजाइगस पर्पल मतलब कैपिटल पी स्मॉल पी, राउंड भी हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी क्या हो रही है, सेल्फिंग, मतलब इसी तरह का आपको दूसरा पेरेंट भी है ऐसे। तो पेरेंट में दूसरा है कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब इसको सपोज कीजिए F1, ये भी था F1, तो F1 की क्रॉस F1 से हो रहा है। कौन सी जनरेशन आएगा बच्चे, F2। तो हमने कल बताया था बच्चे, ध्यान से समझिएगा,
हमें क्या करना है, हमने बताया था कभी भी पन्नेट स्क्वायर बनाने नहीं जाएंगे। पन्नेट स्क्वायर बनाने में हमें समय लगेगा, हमें 2 मिनट का समय लग सकता है। ये क्वेश्चन हम 20 सेकंड में बना सकते हैं, हमें समय आपको काफी कम यूज करना है। क्या करना है समझिए, अब आपको क्या कर रहा है, F2 जनरेशन में फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव कौन होगा। तो याद कीजिए हमने कंसेप्ट बताई थी पहली क्लास में, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन हमेशा फ्रेम कर दिए जाते हैं मेडिकल एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव। तो बच्चे आपने क्या देखा था, डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस, बट रिसेसिव हमेशा कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करता है अपने आप को बच्चे, होमोजाइगस। बस यही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है। क्या होगा आंसर देखिए, अगर हम ऐसे लेंगे डोमिनेंट कैपिटल पी होमोजाइगस फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और कैपिटल पी स्मॉल पी भी पर्पल ही होंगे, मतलब डोमिनेंट की एक्सप्रेशन होमोजाइगस और आपको हेट्रोजाइगस दोनों में, बट रिसेसिव कौन से फॉर्म में होता है, केवल होमोजाइगस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव, तो डोमिनेंट हमारे पास कौन हो सकता है, होमोजाइगस फॉर्म भी और हेट्रोजाइगस, बट सेकंड क्या होना चाहिए, प्रोजेनी रिसेसिव। तो देखिए पहली डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, पहली डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव। डोमिनेंट अपने आप को दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जैसे आपने देखा था बच्चे कैपिटल टी भी टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल थे, बट ड्वार्फ होने के लिए क्या होना चाहिए था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो बस हम वही निकालेंगे। पूछा जा रहा है फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, तो कैपिटल पी स्मॉल आर वाले प्रोजेनी कितने होंगे, स्मॉल पी कैपिटल पी और स्मॉल आर वाले प्रोजेनी कितने होंगे। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे। अब देखिए हमने आपको कल एक चीज बताई थी, याद कीजिए, होमोजाइगस होता है तो क्या लिखते हैं बच्चे, 1/4, और जब हेट्रोजाइगस आता है तो 2/4, यही लिखिए। देखिए यहाँ होमोजाइगस है तो क्या लिखेंगे बच्चे, 1/4, ये भी होमोजाइगस 1/4। तो ऐसे प्रोजेनी क्या आएंगे, 1/16। ऐसे प्रोजेनी पूरे 16 में बच्चे कितने आएंगे, 1। सबको ये कंसेप्ट क्लियर है। बस इसी कंसेप्ट से बनाना है, हमें समय अधिक आपको जो है वो यूज नहीं करनी है, बहुत तेजी में इसको बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, होमोजाइगस 1/4, होमोजाइगस 1/4, तो ऐसे प्रोजेनी आएंगे 1/16। क्लियर। अब आइए ऐसे प्रोजेनी, ये हेट्रोजाइगस है 2/4, ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस के लिए 2/4 कल हमने सीखा था, तो हो जाएगा 2/16। तो टोटल प्रोजेनी कितने हो गए बच्चे ऐसे टाइप के, तो 2 + 1 3, तो आंसर हो जाएगा 3/16। मतलब 16 में ऐसे इंडिविजुअल बच्चे कितने हुए, 3, बट टोटल सीड कलेक्टेड बच्चे कितने हैं, 800। तो 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आंसर। दीपक का सही था बच्चे 150, लक्षिता बच्चे 200, कुछ निकाले 450। बताओ आपने ट्राई तो किया, सही है। तो अब सबको समझ में आ गया बच्चे। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम किए जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे। तो ऐसा नहीं समझिएगा केवल डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ही पूछ के छोड़ देगा कि आपको 9:3:3:1, और जीनोटिपिक आएगा तो 121, 242, 121, उस पे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। और जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम आसानी से बना सकते हैं, हमें पन्नेट स्क्वायर नहीं बनाना है। जो क्वेश्चन कर रहा है बच्चे उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम 20 सेकंड में बना सकते हैं। क्या करना है हमें, क्वेश्चन में हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर एंड राउंड सीड, तो हेट्रोजाइगस के लिए क्या होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी पर्पल के लिए, हेट्रोजाइगस राउंड के लिए क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी सेल्फिंग हो रही है, मतलब इसी तरह का इंडिविजुअल क्रॉस के लिए आएगा। तो कौन सा जनरेशन मिलेगा बच्चे, F2। और पूछा जा रहा है पहली डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव वाले प्रोजेनी खोजना है। तो डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस, बट रिसेसिव केवल होमोजाइगस फॉर्म में। तो हमें कैपिटल पी स्मॉल आर वाले प्रोजेनी निकालना है, 16 में कितना होगा, और कैपिटल पी स्मॉल आर वाले प्रोजेनी कितने होंगे। और जब ये प्रोजेनी लिख दिए तो हमें पता है होमोजाइगस के लिए हमने क्या सीखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो में होमोजाइगस आएगा तो 1/4, और हेट्रोजाइगस आएगा तो बच्चे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 2/4। यही कंसेप्ट हर जगह यूज होगा। तो
तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों होमोजाइगस है, तो 1/4 1/4 1/16। ये हेट्रोजाइगस हो गया बच्चे, 2/4 1/4 2/16। अब हमारे पास टोटल प्रोजेनी ऐसे कितने आए बच्चे, 3। तो 16 में 3 आया, तो 800 में कितना होगा, तो 3/16 इंटू 800। तो टोटल बच्चे कितने आंसर आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया 150। तो 150 आंसर आएगा। सबको क्लियर हो गया बच्चे? ध्यान से समझिए, क्योंकि दूसरी क्वेश्चन हम फिर देंगे अभी ऐसे ही। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक जो है आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सब में सबको समझ में आ गया बच्चे? अब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम देंगे, थोड़ा सा हम इसमें पैटर्न चेंज कर देंगे और इसका आंसर सबका सही आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो बोलिए, बार बार हम बताएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और ये हम तेजी में बना सकते हैं। हमें इसका 4 into 4, जैसे यहाँ बच्चे क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 बनेंगे हेट्रोजाइगस पेयर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, मतलब 16 प्रोजेनी बनानी भी नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर बनाना है। पन्नेट स्क्वायर हम केवल तभी बनाएंगे जब 12th में हमें पूछेगा कि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की 5 मार्क्स में, नहीं तो मेडिकल एग्जाम में हम पन्नेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख देंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमने जो सीखा था जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, सारे उसी का कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर बच्चे? सबको क्लियर? चलिए हम ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले, फिर दूसरा दे, ये सही बनाइएगा सब। हो गए? अब देखें नेक्स्ट। अब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सब आदमी सही बनाइए। देखिए क्वेश्चन यही है, जो हमने थोड़ा सा इसको बदलना है। हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर एंड राउंड सीड अंडरगोस सेल्फिंग, मतलब सेल्फिंग जाएगा टू प्रोड्यूस डाइहाइब्रिड F2 जनरेशन। कभी कभी डाइहाइब्रिड F2 जनरेशन नहीं भी देगा तो आप समझिएगा F1 के बाद F2 ही आता है। 800 सीड कलेक्ट हो रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ या नंबर ऑफ। फर्स्ट आपको बोथ हेट्रोजाइगस प्रोजेनी, ये तो आसानी से बना लेंगे। दोनों हेट्रोजाइगस होनी चाहिए, ऐसे प्रोजेनी की रेशियो क्या होगी, ये तो बहुत आसान है। 16 में ऐसे प्रोजेनी कितने बनेंगे जिसमें दोनों हेट्रोजाइगस हो, सोचिए और इसको तेजी में बनाइए। दीपक का आंसर है 200, लक्षिता का आंसर है 200। अब लग रहा है आप लोग अब समझ गए कंसेप्ट को। हाँ, कशिश 200, शीतल 200, ध्रुव 200, कुश 200, मतलब अब सबका आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर सही होगा। हाँ बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही आंसर, आपको वह एक ही आंसर जो है वो अभी आपको निकाला है 200, इसका मतलब 200 आंसर सही होना चाहिए। देखिए हमको क्या करना था बच्चे, ऐसे ही लिख देना था। ध्यान से समझिए, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, यही तो F1 है, इसकी क्रॉस करनी है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। कौन सी जनरेशन आएगा बच्चे, F2। क्लियर? तो आपसे पूछा जा रहा है बोथ हेट्रोजाइगस, मतलब जो कल हमने 16 प्रोजेनी निकाली थी उसमें दोनों हेट्रोजाइगस होगा तो क्या होगा, ऐसे ही तो होंगे।
कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर वाले प्रोजेनी कितने बनेंगे, यही तो पूछा जा रहा है। बोथ हेट्रोजाइगस कहने का मतलब आपको कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब दोनों आपको कैसे होने चाहिए, हेट्रोजाइगस, यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और जो पूछा जा रहा है बस उसी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए ये भी हेट्रोजाइगस ये भी हेट्रोजाइगस, यही तो पूछा जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या सीखा है बच्चे, हेट्रोजाइगस के लिए क्या लिखते हैं बच्चे, हेट्रोजाइगस के लिए लिखते हैं 2/4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2/4 इंटू 2/4 मतलब 4/16। तो 16 में ऐसे इंडिविजुअल कितने आए बच्चे, 4। अब हमें टोटल सीड कितने कलेक्ट है बच्चे, 800 दे, 300 दे, 1200 दे, कोई भी दे, बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 16 में तो ऐसे 4 आ गए, लेकिन 800 सीड में कितने आएंगे, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपने 800 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 200 सबका आंसर सही था। अब हमारे अंदाज से आपको रेशियो पूछा जाए या इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, क्या सबसे बन जाएंगे ना बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बोथ हेट्रोजाइगस, या आएगा क्या कि सभी डोमिनेंट हो, तो सभी डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, कैपिटल पी कैपिटल आर पूछा जाएगा। फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव हो, जैसे पहले हमने क्वेश्चन बनाया। तो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, स्पेशली डाइहाइब्रिड पे क्वेश्चन अधिक फ्रेम होता है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड की रेशियो काफी आपको जो है वो आसान है, लेकिन वही बेसिक क्रॉस है जिससे सारे निकालते। तो समझ में आ गया सबको, सबका 200 आंसर सही आया, मतलब आप अब इसके पैटर्न के क्वेश्चन समझ गए। अब हम देखें बच्चे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पे मेंडल ने कौन कौन से पोस्टुलेट दी और उससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये समझ में आ गया बच्चे। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़े हम। बस आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको वहां तक पहुंचना है, और ये अप्रोच हमें 20 सेकंड ही लगते हैं बच्चे ऐसे बनाने में, नहीं तो हम इसके परनेट स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ परनेट स्क्वायर बनाते हैं, 16 निकालते, वो सब की जरूरत ही नहीं है। बस हमने मोनोहाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, और ये क्वेश्चन जो 2 मिनट में बनने वाला है हम 20 सेकंड में बना सकते। तो जेनेटिक्स में हम सारे प्रोसेस आपको बताएंगे कि 2 मिनट में कैसे बनता है, 20 सेकंड में कैसे बनता है, दोनों आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से, अब यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखेंगे आप और आपको जो है कैलकुलेट करके 200 निकाल लेंगे। क्लियर बच्चे, चलिए अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे मेंडल की पोस्टुलेट पे आए। चलिए अब आपने इतनी मेहनत करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस देख ली, क्यों देखी, क्योंकि मेंडल ने जितने पोस्टुलेट दिए बच्चे वो 2 ही क्रॉस पे बेस्ड थे, कुछ मोनोहाइब्रिड पे कुछ डाइहाइब्रिड। अब हम मेंडल की पोस्टुलेट लिखते हैं, आपको बताना है कौन सी पोस्टुलेट मोनोहाइब्रिड पर है, कौन सा डाइहाइब्रिड। देखिए फर्स्ट मेंडल की पोस्टुलेट है बच्चे फर्स्ट मेंडल की पोस्टुलेट लिख रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। दूसरा आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, एनसीईआरटी ने भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सबको एक्सेप्शन के साथ देखना है। थर्ड पोस्टुलेट है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा और आंसर बताइएगा।
प्रिंसिपल ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट, या इसी को एक और नाम से बुक में लिखता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन, ये 4 पोस्टुलेट्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कौन कौन बेस्ट है और डाई हाइब्रिड पर कौन है? चलिए हमें बताइए, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर कौन से क्रॉस पे है, इसकी बेसिस क्या है? पहला क्वेश्चन यही आएगा, किस बेसिस पे मेंडल की प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर दी गई? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कौन से आपको क्रॉस पे बेस्ट है, और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन किस पे है, प्रिंसिपल ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट किस पे है? चलिए बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने क्या पूछा, जो 4 पोस्टुलेट हमें डिटेल में पढ़नी है मेंडल की, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, हमने 2 क्रॉस पिछली क्लास में देखा था, एक मोनोहाइब्रिड एक डाईहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड पे कौन कौन बेस्ट है और डाईहाइब्रिड पे कौन है? चलिए हमें बताइए, इसमें से एक ही है डाईहाइब्रिड पे, कौन सा डाईहाइब्रिड पे, बस वो बता दीजिए, बाकी सब मोनोहाइब्रिड पे। 4 पोस्टुलेट्स में केवल एक ही डाईहाइब्रिड पे बेस्ट है, बाकी सारे का जो बेसिस है वो कौन है बच्चे? सबकी बेसिस है आपको कौन से? आपको मोनोहाइब्रिड। बताइए डाईहाइब्रिड की बेसिस पे कौन सी क्रॉस है, कौन सा आपको पोस्टुलेट है? बाकी सब मोनोहाइब्रिड पे। 4 में से 3 है मोनोहाइब्रिड और 1 है बच्चे आपको डाईहाइब्रिड। बताइए पहले डाईहाइब्रिड वाला कौन है, तो मोनोहाइब्रिड खुद ब खुद निकल जाएगा। बताइए इस 4 पोस्टुलेट्स में मोनोहाइब्रिड पे कौन है और डाईहाइब्रिड पे कौन है? समझिएगा, ये सारे 3 किसकी बेसिस पे है बच्चे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ सही है अभिषेक, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लास्ट वाला जो है पोस्टुलेट वो है डाईहाइब्रिड, बाकी सबकी बेसिस कैसी है? मोनोहाइब्रिड। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर मोनोहाइब्रिड की बेसिस पे आपको डील हुआ, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, इस सब की बेस क्या है? मोनोहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड पे केवल एक है बच्चे, रैंडम असॉर्टमेंट, ये है डाईहाइब्रिड, या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन, जब हम ये 4 पोस्टुलेट देखेंगे तो सबके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। एक ऐसी पोस्टुलेट है जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो ट्रू लॉ है, इसमें से कौन? इस 4 में से सब पे क्वेश्चन आते हैं, जो हम बता रहे हैं सब पे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि 4 पोस्टुलेट में 3 मोनोहाइब्रिड पे बेस्ट है जो हमने देख लिया, और आपको 1 जो है वो डाईहाइब्रिड पे। हाँ पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं है? कुछ सही बताए बच्चे, लक्षिता सही है, ट्रू लॉ कौन है? सेकंड नहीं, थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। कुछ सही है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चे। लॉ ऑफ डोमिनेंस के तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी ने भी दिया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। तो जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं है वो कौन सा है बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू लॉ। ट्रू लॉ मतलब इसके कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे। तो हमें 4 पोस्टुलेट डिटेल में पढ़ने हैं, उससे हमने बेस क्या देख लिया बच्चे? 3 पोस्टुलेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे और 4th पोस्टुलेट डाईहाइब्रिड पे। फिर हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है ट्रू लॉ कौन है जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं आएंगे। तो एग्जाम में आएगा आउट ऑफ 4 पोस्टुलेट ट्रू लॉ कौन है जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में सर्च कीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। जब ये पोस्टुलेट देखेंगे तो बच्चे देखेंगे इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब एक एक करके हम सारे पोस्टुलेट देख लें, फिर हम आएंगे आपको जो है इन पोस्टुलेट के एक्सेप्शन क्या क्या होंगे उस साथ में डील करते जाएंगे। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर समझाएं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस समझाएं, और इसके एक्सेप्शन भी साथ साथ लेके चलेंगे जो फ्रीक्वेंटली मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप ये पोस्टुलेट की फीचर समझ में आ गया कि मोनोहाइब्रिड पे 3, डाईहाइब्रिड पे बेस्ट 1, और ट्रू लॉ कौन है जिसके कोई एक्सेप्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर बच्चे? इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक एक करके सभी पोस्टुलेट को आपको डिटेल में बताएं जिससे क्वेश्चन आता है।
चलिए बच्चे, अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखें एक एक करके सारे पोस्टुलेट। अब ध्यान से समझिएगा, सबकी बेसिक एविडेंस और सबसे जो एक्सेप्शन आता है सो, क्योंकि एक ही का एक्सेप्शन नहीं होगा। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। बाकी सबके आपको एक्सेप्शन भी एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, इसलिए मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट पोस्टुलेट का नाम क्या है बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में क्या क्या याद रखना है और इससे क्या क्या क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर किस पे बेस्ड है? तो सबसे पहली लाइन याद रखिएगा, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन से क्रॉस पे फॉर्मुलेट है? मोनोहाइब्रिड। दूसरा, अब एक टर्म समझिए, यहां हमने एक वर्ड लिखा बच्चे, फैक्टर। फैक्टर टर्म मेंडल ने यूज किया, जिसे अब जोहानसन ने क्या कहा था बच्चे? जीन। तो ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या कहता है? ये पोस्टुलेट कहता है कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे बच्चे, वो कौन से थे? गार्डन पी। और गार्डन पी क्या था बच्चे? डिप्लॉइड। तो उसमें हमारे पास क्या था? डिप्लॉइड के पास हमने क्या देखा था? पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो एलील्स हमेशा कैसे होंगे? वहां पेयर्ड में। हमने बताया था जब क्रोमोसोम पेयर्ड हो तो एलील्स भी कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। और पेयर्ड होगा तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर को। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर में फैक्टर वर्ड किसके लिए यूज होता है बच्चे? फैक्टर जो वर्ड आपको मेंडल ने यूज किया था, जोहानसन ने उसी को क्या कहा? जीन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या कहता है वो पोस्टुलेट देखे, फिर हम इसके एक्सेप्शन देखेंगे। क्यों क्यों ये ट्रू लॉ नहीं है। ट्रू लॉ कौन सा है? बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहता है ये कहता है फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस experimental material is diploid, thus alleles occurs in pair। मतलब आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या ले रहे हैं बच्चे? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड में हमने क्या पढ़ा था? पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एलील्स भी कैसे होंगे बच्चे? इस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में पेयर्ड होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पूछा जाएगा ये ट्रू लॉ है? तो नहीं। ट्रू लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है। ये क्या बता रहा था कि हमारे पास जो है डिटरमाइनेंट फैक्टर ऑलवेज क्या होना चाहिए? आपको जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होना चाहिए, या जीन या फैक्टर कैसे होने चाहिए? पेयर्ड। लेकिन ऐसी स्टेटस किसमें होते हैं बच्चे? केवल डिप्लॉइड में। जो आपके पास हैप्लॉइड है उसमें ऐसे कंडीशन आएंगे? नहीं। हैप्लॉइड के पास पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते, तो वहां पे एलील्स भी कैसा होता है? अनपेयर्ड। तो हैप्लॉइड किसका एक्सेप्शन है बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर का। मोनोप्लॉइड किसका एक्सेप्शन है? मोनोप्लॉइड एक्सेप्शन है आपको किसके? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर के। पॉलीप्लॉइडी प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर के। तो जहां पे हैप्लॉइड कंडीशन हो, जहां पे मोनोप्लॉइड हो, या जहां पे प्लॉइडी लेवल 2n से अधिक हो जाए, वहां पे ये पेयर्ड फैक्टर कंसेप्ट क्या कर जाता है? फेल। क्योंकि ये क्या कहता है बच्चे कि जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो इसमें पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे। एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। तो इसके लिए एलिलिक फैक्टर भी क्या होगा बच्चे? एलिलिक फैक्टर भी आपके क्या होंगे? एलिलिक फैक्टर भी पेयर्ड होंगे। लेकिन जहां पे एलिलिक फैक्टर पेयर्ड ना हो, जैसे हैप्लॉइड में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है तो सिंगल एलिलिक फैक्टर जाएगा अनपेयर्ड कंडीशन में। मोनोप्लॉइड हमने बताया था बेसिक सेट होती है। हमने क्वेश्चन कराया था पीछे याद कीजिए बच्चे कि अगर हेक्साप्लॉइडी वीट हो तो उसके लिए मोनोप्लॉइड क्या होगा और हैप्लॉइड क्या होगा। तो अब ये मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड आपका कंसेप्ट पीछे ही क्लियर है, हमने पहली क्लास में जेनेटिक्स के बताया था। क्लियर ना? पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? जहां प्लॉइडी लेवल मोर देन 2n हो, जैसे अगर 3x हो, 4x हो, 5x हो,
तो वहां प्लॉइडी लेवल क्रोमोसोम की बढ़ जाएगी, तो एलिलिक फैक्टर भी 2 से अधिक हो जाएंगे। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जहां भी पेयर्ड फैक्टर आपको वैलिड नहीं होते वो कौन कौन सा कंडीशन है, तो ऑप्शन में टिक करेंगे हैप्लॉइड, फिर ऑप्शन में आएगा मोनोप्लॉइड, ऑप्शन में आएगा पॉलीप्लॉइड, ऑप्शन में आएगा हेमीजाइगस। हेमीजाइगस में भी बच्चे हमने देखा था क्या होता है, ZO XO, यहाँ एक एलिलिक फैक्टर है दूसरा नहीं है, तो मोनोप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन, पॉलीप्लॉइड कंडीशन और हेमीजाइगस, ये सारे एक्सेप्शन किसके हैं, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर के। तो हमें बच्चे क्या याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या कहता है कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ही डिप्लॉयड था तो एलिल्स ऑलवेज कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, लेकिन जहां जहां ये पेयर्ड कंडीशन आपको रिस्टोर्ड नहीं होता है वो सभी एक्सेप्शन है किसके, मेंडल के इस पोस्टुलेट के। तो जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है या हैप्लॉइड कंपोनेंट्स है वहां पर पेयर्ड फैक्टर कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि वहां है क्या जाता है, सिंगल सेट जाएगा क्रोमोसोम का, तो एलिल्स भी क्या जाएगा, सिंगल। जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए कोई गैमेट्स बनता तो यहाँ हाफ क्रोमोसोम जाएगा, हाफ सेट, तो इसके साथ एलिलिक फैक्टर भी कैसा जाएगा, अनपेयर्ड स्टेट में। तो ये हैप्लॉइड कंडीशन किसके एक्सेप्शन होंगे, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, मोनोप्लॉइड प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पॉलीप्लॉइड एक्सेप्शन, हेमीजाइगस जहां एक एलिलिक फैक्टर हो दूसरा ना हो, तो आपको सिंगल एलिलिक फैक्टर है तो यहाँ भी एलिल्स पेयर्स में नहीं है। तो हमें याद रखना है मेंडल ने जो टर्म यूज की, मेंडल ने क्या यूज की, मेंडल ने यूज की टर्म फैक्टर, और इसी के लिए आपको जोहानसन ने क्या यूज की, जोहानसन ने इसी को कहा जीन, और जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को ही हम बच्चे क्या पढ़े थे, एलिल्स कहते हैं। जैसे कैपिटल टी एलिल्स हुआ, होमोजाइगस कंडीशन वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी एलिल्स हमने पढ़ा था, हेट्रोजाइगस वाला। तो हमने देखा था अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है, एलिल्स। और अगर ये एलिल्स पेयर्ड में है, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल डिप्लॉयड है, तो मेंडल की ये पोस्टुलेट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड था। तो जितने भी हैप्लॉइड हो, जितने भी पॉलीप्लॉइड हो, जैसे बहुत सारे प्लांट आप पढ़ते हैं पॉलीप्लॉइड होते हैं, जैसे हेक्साप्लॉइडी वीट 6x, टेट्राप्लॉइडी वीट आपने देखा था 4x, तो ये सब आपको जो है 2n से अधिक प्लॉइडी लेवल का है, तो वहां एलिलिक फैक्टर पेयर्ड में नहीं मिलेंगे क्योंकि क्रोमोसोम के सेट मोर देन 2n है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या है, तो पहली लाइन याद रखिएगा किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड पे। क्या ये ट्रू लॉ है, नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है, हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड और हेमीजाइगस, ये सारे वर्ड हम डिटेल में पहली क्लास में आपको बताए थे, क्वेश्चन भी बताया था, याद कीजिए, बताया था ना। हेक्साप्लॉइडी वीट है जिसमें 6x = 42, तो हैप्लॉइड क्या होगा, तो हम लोग ने निकाला था 21, और मोनोप्लॉइड क्या होगा, तो हम लोग ने निकाला था 7। याद आया ना सबको। तो ये मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड टर्म हम पहली क्लास में देखे थे। पॉलीप्लॉइडी मतलब मोर देन 2x, और हेमीजाइगस भी वहां देखे थे। तो ये सारे एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर के। अब आइए जिसपे सबसे अधिक क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और एनसीईआरटी ने भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है बहुत एक्सेप्शन के साथ, वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो हम सेकंड पोस्टुलेट आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से पहले प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर समझ में आ गया, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस डिटेल में पढ़ना है एक्सेप्शन के साथ। तो सबसे अधिक जिस पोस्टुलेट से क्वेश्चन आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो हम सेकंड पोस्टुलेट देखने से पहले फर्स्ट पोस्टुलेट के स्क्रीनशॉट लें, फिर सेकंड पे आए। ध्यान से समझिएगा सबके एक्सेप्शन, और जहां एक्सेप्शन नहीं है वो ट्रू लॉ। जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे तो लिंकेज उसका एक्सेप्शन होगा। अभी आप देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस तो उसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन, को डोमिनेंस एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब सेकेंड पोस्टुलेट पे आए, इससे काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं।
सेकेंड पोस्टुलेट को ध्यान से समझिएगा, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके एक्सेप्शन या ये पोस्टुलेट अधिक पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट, ये भी किस पे बेस्ड है बच्चे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा समझिएगा, अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बच्चे? इसमें बेसिक कंसेप्ट समझना है। हमने देखा था अगर डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट दोनों को क्रॉस के लिए सेलेक्ट किया था, किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो बच्चे F1 जनरेशन क्या आया था? आप ही बताइए। F1 जनरेशन आया था केवल डोमिनेंट, मतलब टॉल ही आया था। रिकॉल कीजिए, कल हमने देखा था ऐसा, पेरेंट लिया था बच्चे टॉल और एक पेरेंट लिया था बच्चे ड्वार्फ। तो टॉल को माना था बच्चे डोमिनेंट ट्रेड्स और ड्वार्फ को माना था रिसेसिव। रिकॉल करें, कल हम लोग ने पढ़ा था, इसलिए हमने पहले क्रॉस बता दिया जिससे ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो टॉल कैपिटल टी, ड्वार्फ देखा था स्मॉल टी। यहां से आया था बच्चे सिंगल एलिलिक फैक्टर कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन क्या आया था बच्चे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और F1 कैसा था? टॉल। तो ये किसको बता रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? जब आप डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स दोनों को लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में केवल कौन सा ट्रेड्स आता है बच्चे? डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेड्स ही F1 जनरेशन में आ रहा है। देखिए, अगर हम टॉल और ड्वार्फ ले रहे हैं तो F1 जनरेशन किससे रिजेंबल्स कर रहा है? केवल टॉल से। तो ये किस लॉ से? लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं? जब हम मोनोहाइब्रिड और क्रॉस करते हैं और दो ट्रेड्स लेते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, तो F1 जनरेशन बच्चे किससे रिजेंबल्स करेगा? डोमिनेंट ट्रेड से। हमने एक वर्ड यहाँ यूज किया कैरेक्टर और एक वर्ड यूज किया बच्चे ट्रेड्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चे? ट्रेड्स। जैसे प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर हुआ और उसमें दो ट्रेड्स मिले बच्चे, एक मिला क्या? डोमिनेंट ट्रेड्स, और एक मिला क्या? रिसेसिव। तो हम मेंडल के इस पोस्टुलेट को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्या लेके? डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स ली, तो F1 जनरेशन केवल रिजेंबल्स करेगा डोमिनेंट ट्रेड से। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में जो वर्ड लिखे ट्रेड्स, ट्रेड्स क्या होता है? वेरिएबल कैरेक्टर। जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, उसमें दो वेरिएबल फॉर्म है, एक है बच्चे टॉल, दूसरा क्या है? ड्वार्फ। तो आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाएगा? इफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से सारे एविडेंस समझेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय टेकिंग डोमिनेंट and recessive traits, then in F1 generation only कौन सा ट्रेड्स विजुअलाइज होता है? डोमिनेंट ट्रेड्स appears। तो F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट ट्रेड्स आते हैं, ऐसा एविडेंस कौन बताता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझना भी आसान है कि अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जाएंगे और डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट लेंगे या डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स लेंगे तो F1 केवल किससे रिजेंबल्स करेगा? डोमिनेंट से। यही कौन से लॉ की बेसिक एविडेंस है? तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस की। एग्जाम में आएगा ट्रेड्स वर्ड जो हमने यूज किया, एक वर्ड यूज किया इन ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या होता है बच्चे? वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर, सारे वर्ड को ध्यान से समझिएगा, कोई वर्ड हमारे लिए जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कंसेप्ट हमें क्लियर ना हो। ट्रेड्स वेरिएबल कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेड्स। तो जब एग्जाम में आएगा कि मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाता है या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जाएंगे और डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स लेंगे तो F1 जनरेशन किससे रिजेंबल्स करेगा? वो रिजेंबल्स करेगा केवल डोमिनेंट ट्रेड से। अब पूछा जाएगा इसके एक्सेप्शन क्या? क्या ये ट्रू लॉ है? नहीं, हमने ट्रू लॉ केवल एक देखना है आउट ऑफ 4। कौन से? थर्ड।
ये ट्रू लॉ नहीं है तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, और इसके एक्सेप्शन को एनसीईआरटी ने भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो एक्सेप्शन किसका सबसे अधिक पूछा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। अब एक्सेप्शन कौन कौन है ध्यान से समझिए। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, या इसी को कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन सबसे अधिक पूछा जाने वाला आप सबको पता है बच्चे कौन? एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे हम डिटेल में देखेंगे कहां कहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा, क्या रेशियो आएगा, एनसीईआरटी ने भी डिस्क्राइब किया है। दूसरा एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है को डोमिनेंस, और 90% पॉसिबिलिटी है यही दोनों आते हैं। तीसरा आता है हेट्रोसिस, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, 10% पॉसिबिलिटी ये दोनों पूछने की भी आती है। और फोर्थ आता है बच्चे स्यूडो डोमिनेंस। तो हमें 4 एक्सेप्शन मिलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के, उसमें एनसीईआरटी ने भी 2 को काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक को डोमिनेंस। यहाँ एन लिख देते हैं, मतलब एनसीईआरटी ने इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया। बट 2 और डोमिनेंस के एक्सेप्शन होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के हेट्रोसिस और स्यूडो। तो हम लोग अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को डिटेल में देखें, कौन कौन सा एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आएगा, ये भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने भी डिस्क्राइब किया, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, और को डोमिनेंस में। तो बच्चे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस सबको क्लियर। अब इसके एक्सेप्शन को डिटेल में एनसीईआरटी ने भी बताया है, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो हम भी उसको डिटेल में देखें। क्लियर बच्चे, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस तो सबको क्लियर है कि डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स क्रॉस के लिए लिए जाएंगे, तो F1 में कौन आएगा? डोमिनेंट। यही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। और ये ट्रू लॉ है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में 4 एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट, को, हेट्रोसिस और स्यूडो। इसमें 2 डिटेल में पढ़नी है, इन दोनों के बारे में भी देखने हैं, लेकिन आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ कौन है? इनकम्प्लीट और को, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया इसे। तो इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आपको भी बताएं कि क्या क्या होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। आपने बहुत सारे एग्जांपल इसके भी देखे हैं, वही पूछा जाता है। देखिए चलिए बच्चे, अब इसके हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एक्सेप्शन को ध्यान से देखें। चलिए बच्चे, अब ध्यान से समझिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एनसीईआरटी ने जिस एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया है बच्चे, वो है फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा। फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, ध्यान से समझिएगा बच्चे। फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा प्लांट को आपने देखा होगा बच्चे, छोटे हाइट के प्लांट होते हैं जो पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो मिराबिलस जलापा को क्या कहते हैं बच्चे? 4 o'clock प्लांट। ये आफ्टरनून के बाद फ्लावरिंग करता है, इसलिए हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं। अब पूछा जाएगा इस 4 o'clock प्लांट्स में बच्चे क्यों एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया इसे, क्यों इस आपको जो है इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, समझिए। इसमें क्या होता है बच्चे, इस तरह के क्रॉस, इसका रेशियो भी पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया है। समझिएगा क्या होगा,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक आपने पेरेंट लेना है, यहाँ क्या बता रहा है, अगर हमने पेरेंट ली कैपिटल आर तो कैपिटल आर बच्चा क्या बता रहा है, रेड फ्लावर। कौन सा फ्लावर दे रहा है बच्चे, रेड। एक पेरेंट लिया हमने बच्चे क्रॉस के लिए, ध्यान से समझिएगा, स्मॉल आर, तो ऐसे फ्लावर क्या होंगे बच्चे, व्हाइट। अब जब हम यहां से सेम एलिलिक फैक्टर है तो कैपिटल आर लेंगे और यहां से आएगा बच्चे स्मॉल आर। हमने गैमेट्स फॉर्मेशन सीख चुके हैं पहले, तो क्या बनेगा बच्चे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सा जनरेशन है बच्चे, F1। तो F1 में क्या हुआ बच्चे, F1 आना क्या चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस से रेड आने चाहिए। जैसे टॉलर ड्वार्फ की क्रॉस किए थे बच्चे तो क्या मिला था, F1 जनरेशन मिला था हमें टॉल। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब क्या होता है, रेड और आपको जब व्हाइट मिलते हैं तो F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर, रेड नहीं आके क्या आता है बच्चे, पिंक। पिंक का आना क्या बता रहा है कि रेड डोमिनेंट होना चाह रहा है बट व्हाइट इसको सप्रेस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, रेड और व्हाइट के मिक्सचर से हमें कौन सा कलर मिलता है बच्चे, पिंक। तो पिंक जो है वो क्या बता रहा है कि रेड डोमिनेंट होना चाह रहा था बट पिंक ने उसे, अब व्हाइट ने उसे क्या कर दिया, आपको उसकी एक्टिविटी को सप्रेस किया। तो सप्रेस किया तो क्या मिला, एक इंटरमीडिएट कलर मिला, और उस इंटरमीडिएट कलर को हम क्या मानते हैं बच्चे, पिंक। तो जब आप रेड और व्हाइट को मिलाते हैं तो कौन सी कलर आएगी, पिंक। तो पिंक हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो F1 जनरेशन बच्चे क्या मिलेंगे, पिंक। अब पिंक मिला तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी। तो समझिए, F1 की क्रॉस बच्चे करेंगे F1 से तो कौन से जनरेशन आएगा बच्चे, F2। तो क्या रेशियो आएगा, हमने बताया था स्टार्टिंग से ही हम लोग आदत रखेंगे पन्नेट स्क्वायर बनाने की। तो F1 की क्रॉस बच्चे F1 से कीजिए। F1 क्या है बच्चे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या मिलेगा बच्चे, यहां पर कैपिटल आर जो होंगे आप ही बताइए कैसे प्रोजेनी होंगे, रेड फ्लावर वाले। कैपिटल आर स्मॉल आर वाले बच्चे कैसे होंगे, पिंक। कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा तो जहां रेड को आपको सप्रेस कौन कर देगा, व्हाइट, और एक इंटरमीडिएट कलर देगा उसका नाम होगा पिंक। स्मॉल आर व्हाइट। तो एग्जाम में आएगा क्या, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो आप याद रखे थे, इसे एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा समझिए, फिनोटिपिक रेशियो बच्चे फिनोटाइप के बेसिस पे जब देखिएगा तो एक होगा रेड, दो पिंक और वन क्या होंगे, व्हाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, सब देखिए 1:2:1, 1 मिला रेड, 2 मिले पिंक, 1 मिला क्या, व्हाइट। जीनोटिपिक रेशियो सेम, जीनोटिपिक रेशियो एक है कैपिटल आर, दो है कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 है बच्चे कौन, स्मॉल आर। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हमारा यहाँ क्या आया बच्चे, सेम 1:2:1। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, देखने में टॉल है कि आपको फ्लावर इसके पास पिंक है या व्हाइट है या रेड है, तो जो फिनोटाइप बताएगा वो फिनोटिपिक, और जो जेनेटिक मेकअप बताएगा, जैसे कैपिटल आर वाले के जीनोटाइप अलग, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी फिर होमोजाइगस है। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो एग्जाम में आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोटिपिक रेशियो बच्चे हमने क्या निकाला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोटिपिक रेशियो निकाला 1:2:1, और जीनोटिपिक भी क्या निकाला 1:2:1। सबको क्लियर बच्चे। तो फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा में रेड और व्हाइट मिलके एक इंटरमीडिएट कलर देता है, जो बता रहा है क्या कि रेड डोमिनेंट होना चाह रहा है बट आपको व्हाइट उसको क्या कर रहा है, सप्रेस, और बीच में एक इंटरमीडिएट कलर आ रही है और उस इंटरमीडिएट कलर का नाम क्या होगा, पिंक। वैसे भी आप रेड और व्हाइट को मिलाइए तो कौन सी कलर आती है, पिंक। तो ये एग्जांपल आपको काफी पूछा जाता है क्योंकि ये आपके पास जो है एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्क्राइब किया है, फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा। क्लियर बच्चे। एक दो और एग्जांपल भी इसके आते हैं, लेकिन ये एग्जांपल पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा तो समझिए कि 90% ये पॉसिबिलिटी है ये ऑप्शन मिले, लेकिन कभी कभी ऑप्शन चेंज भी कर देता है, तो हम एक दो और ऑप्शन देख ले जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया बच्चे, इसके फिनोटिपिक और इसके जीनोटिपिक रेशियो समझ में आ गया। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसके और भी एक्सेप्शन देखें कि एग्जाम्पल देखें। एक एग्जाम्पल हो गया फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, एक और एग्जाम्पल आता है, आपको एक और दो और एग्जाम्पल याद रखें इसके।
चलिए बच्चे, अब दूसरा एग्जांपल देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये तो एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया, इसलिए इसके पूछने की पॉसिबिलिटी अधिक होगी। अब कभी कभी क्या होता है मेडिकल एग्जाम में, फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा ऑप्शन ना दे तो दूसरा ऑप्शन आप सर्च करेंगे बच्चे। सेकेंड एग्जांपल मिलेगा फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को हम 3 नेम से पूछा जाता है। कभी स्नैपड्रैगन आए या आए डॉग फ्लावर, या कभी इसका जेनरिक नेम दे दे बच्चे एंटीहेर्नम मेजस। जैसे वहां जेनरिक नेम क्या याद रखे थे और स्पेसिफिक नेम वहां याद रखे थे आपको मिराबिलस जलापा, तो 4 o'clock प्लांट नाम नहीं देगा तो कभी मिराबिलस जलापा दे देगा। कभी यहाँ आएगा फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा ही आए, लेकिन कभी कभी वो ऑप्शन नहीं आता है, उसके साथ इंक्लूड कर देता है आपको जो है कभी ये या कभी उसको हटा के ये दे देगा क्या, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर या एंटीहेर्नम। इसमें भी क्या होता है बच्चे, मिराबिलस जलापा की तरह ही सारे प्रोसीजर होंगे। कैसे, यहां भी पेरेंट क्या होगा बच्चे, पेरेंट होंगे, यहां भी ध्यान से समझिएगा, यहां पेरेंट होंगे रेड, तो रेड के लिए आर और आर आएगा। यहां पेरेंट होंगे फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे व्हाइट, तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहां भी कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, तो बच्चे कैप F1 क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां भी रेड और व्हाइट को मिला के क्या बनता है बच्चे, पिंक। अब पिंक बनेगा तो F1 की क्रॉस करेंगे F1 से, तो कौन सी जनरेशन मिलेगा बच्चे, F2। तो F2 मिलेगा तो ऐसा आएगा। यहां भी सेम कंडीशन आते, मतलब दोनों में से कोई ऑप्शन आए कंसेप्ट सेम ही रहेगा, बट एग्जांपल चेंज। कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां भी पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, स्मॉल आर व्हाइट। मतलब यहां भी रेशियो क्या है बच्चे, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम। दोनों जगह क्या आया बच्चे, 1:2:1। यहां भी क्या आया, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1। तो आइदर आपको फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा आए या फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन आए या एंटीहेर्नम आए, ये दो ऑप्शन आपको जो है वो एक ही तरह के फीचर परफॉर्म करते हैं। दोनों में रेड और व्हाइट मिला के क्या बनता है, पिंक बनता है। तो कभी करता है क्या कि एग्जाम में देता है आपको एनसीईआरटी वाला ऑप्शन एग्जाम्पल में मिराबिलस जलापा, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि आपको ऐसा पूछा जाएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा लॉ ऑफ आपको वो फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, सेकंड ऑप्शन में ये दे देगा फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, और एक और ऑप्शन होता है प्लमेज कलर इन एंडुलेशियन फॉल। ये 3 ऑप्शन ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन और जो है पहले वाले जो है मिराबिलस जलापा, उस दोनों में सेम फीचर है, दोनों में रेड और व्हाइट मिलके क्या बन रहा है, पिंक बन रहा है। तो दोनों की रेशियो और दोनों का कंसेप्ट भी सेम है, बट एग्जांपल वेरी है। एक फ्लावर है मिराबिलस जलापा, दूसरा फ्लावर का नाम आता है स्नैपड्रैगन, कभी आएगा उसी को हम डॉग फ्लावर कहते हैं, कभी आएगा एंटीहेर्नम। यही आपको एक ही फ्लावर के अलग अलग नेम है। जैसे वहां मिराबिलस जलापा ऑप्शन में आए या 4 o'clock आए, तो वहां 2 ऑप्शन आता है, या तो मिराबिलस जलापा या 4 o'clock, यहाँ 3 ऑप्शन आएगा। स्नैपड्रैगन नाम से दे सकता है, डॉग फ्लावर नाम से दे सकता है, या जेनरिक और स्पेसिफिक नेम मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देगा एंटीहेर्नम मेजस। क्लियर बच्चे, तो जैसे मिराबिलस जलापा में कंसेप्ट था, यहाँ भी वही है, रेड और व्हाइट मिलके क्या बन रहा है, पिंक। एक और एग्जांपल देख ले, फिर हम लोग कोडोमिनेंस पे आएंगे, क्योंकि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एनसीईआरटी ने काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया। तो आप इसके जो है आपको जो है स्क्रीनशॉट ले, फिर हम थर्ड एग्जांपल पे
क्लियर? अब नेक्स्ट समझिए, ध्यान से देखिएगा। आपने मान लीजिए ऑप्शन में देखा एक्सेप्शन में आया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एग्जाम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल, और ऑप्शन में ना मिला मिराबिलिस जलापा, नहीं मिला एंटी हेर्नम मेजस, तो थर्ड ऑप्शन मिलने की पॉसिबिलिटी होगी ये। यही तीन ही याद रखते हैं, इससे हमारा जो प्लमेज कलर इन एंडुलेशियन फाउल। फाउल बच्चे बर्ड है, और इसमें प्लमेज जो होते हैं, जैसे आपने सबने देखा होगा मुर्गे को, देखा है ना? मुर्गा नहीं देखा? तो उसके सिर के ऊपर में आपको कॉम्ब होते हैं बच्चे, या प्लमेज होते हैं, नहीं देखे? हेड के ऊपर उन कॉम्ब प्रेजेंट होती है, उसे कॉम्ब भी कहते हैं, प्लमेज भी कहते हैं। तो प्लमेज आपने जो है वो हेड के ऊपर आपको प्रेजेंट होता है बर्ड्स में। तो ये प्लमेज की कलर एंडुलेशियन फॉल में, ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चे? थर्ड एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्या होता है इसमें समझिएगा। पेरेंट में अगर ब्लैक प्लमेज है तो ब्लैक के लिए कौन सा कंडीशन आएगा बच्चे? ब्लैक के लिए आएगा कैपिटल बी जीनोटाइप। अगर बर्ड्स में व्हाइट प्लमेज है तो व्हाइट प्लमेज कलर के लिए आएगा स्मॉल बी। यहां से आया बच्चे कैपिटल बी, यहां से स्मॉल बी। जो F1 आता है वो बच्चे कैसा आ जाता है आपको? जो आ जाता है ग्रे। तो ग्रे क्या होता है बच्चे? ग्रे व्हाइट और आपको ब्लैक को मिला के आते हैं। तो ग्रे कलर जो है, जैसे आप रेड और व्हाइट को मिलाए तो बच्चे कौन सा कलर मिला? पिंक। वैसे ही जब आप मिलाते हैं ब्लैक और व्हाइट को तो कौन सी कलर मिलती है? ग्रे। तो यहाँ ग्रे प्लमेज मिलेगा। अब इस ग्रे प्लमेज की F1 की क्रॉस F1 से करेंगे तो क्या जनरेशन मिलेगा बच्चे? F2 ऐसा मिलेगा। ध्यान से समझिए। कैपिटल बी स्मॉल बी F1, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी तो प्लमेज कैसे होंगे बच्चे? ब्लैक। कैपिटल बी स्मॉल बी ग्रे, कैपिटल बी स्मॉल बी ग्रे, और स्मॉल बी व्हाइट। तो यहां भी रेशियो बच्चे क्या है? सबकी रेशियो सेम है। फिनोटिपिक रेशियो क्या है बच्चे? ब्लैक 1 ग्रे 2 व्हाइट 1। जीनोटिपिक भी सेम। तो 3 एग्जांपल याद रखेंगे तो हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कोई भी ऑप्शन आए, यही 3 में क्वेश्चन फ्लक्चुएट करता है। अगर आपको आएगा मिराबिलस जलापा तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देगा, या मिराबिलस जलापा नहीं आता है तो एक ऑप्शन आता है एंटी हेर्नम मेजस, मतलब आपको स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। दोनों में सेम टाइप के आपको जो है कंसेप्ट यूज होते हैं कि दोनों में रेड और व्हाइट मिलके क्या बनाता है? पिंक। बट अगर थर्ड ऑप्शन आएगा प्लमेज कलर इन एंडुलेशियन फाउल, तो एंडुलेशियन फाउल में आपको, फाउल जो है माइग्रेटरी बर्ड है, और इस माइग्रेटरी बर्ड में प्लमेज जो होते हैं वो ब्लैक प्लमेज के लिए कैपिटल बी रिस्पॉन्सिबल होता है, और व्हाइट के लिए स्मॉल बी। लेकिन F1 जनरेशन ब्लैक और व्हाइट के मिक्सचर से ग्रे आता है, तो डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां भी फॉलो नहीं हुआ, वहां की तरह रेड और व्हाइट मिलकर पिंक आना। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? थर्ड एग्जांपल किसके? लॉ ऑफ डोमिनेंस का। क्लियर? अब नेक्स्ट समझिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का थर्ड एग्जांपल। एक क्वेश्चन हम आपको फ्रेम करते हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस को मिला के बनाया हुआ है, इसका आंसर बताइएगा। फिर हमें आगे हम आ जाएंगे को डोमिनेंस पे। बताइएगा इफ, इसका आंसर सोच के बताइएगा क्या होगा। वन ऑर्गेनिज्म फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस and other follows incomplete dominance. Find dihybrid phenotypic ratio. क्या होगा आंसर? क्वेश्चन समझ में आ गया? वन ऑर्गेनिन लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है और वन ऑर्गेनिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, ये दोनों मोनोहाइब्रिड है, तो डाइहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया? वन ऑर्गेनिन फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को और अदर क्या ओबे कर रहा है?
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब ए लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे रहा है, बी इनकम्प्लीट, तो दोनों ये मोनोहाइब्रिड है, तो दो मोनोहाइब्रिड की क्रॉस कीजिएगा तो क्या मिलेगा, डाइहाइब्रिड। तो डाइहाइब्रिड आपने देखा था 3:1 का स्क्वायर कीजिए तो डाइहाइब्रिड, क्यूब कीजिए तो ट्राइहाइब्रिड। क्या होगा आंसर? ये जो हमने क्वेश्चन बनाया, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम कर दिए जाते हैं। फर्स्ट के नहीं, दोनों का साथ बताना है। कौशिक का बच्चा है, कौशिक आपको दोनों को साथ बताना है, दोनों को कि डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो एग्जैक्ट क्या होगी। जैसे 3:1 का स्क्वायर करते थे तो मिलता था डाइहाइब्रिड, यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? वन ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, अदर इनकम्प्लीट, तो हमें डाइहाइब्रिड रेशियो क्या मिलेगी? डाइहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो बतानी है। समझिए बच्चे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या है देखिए, ए फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस और बी क्या फॉलो कर रहा है बच्चे? इनकम्प्लीट। यही तो दो ऑर्गेनिज्म है, तो हमें क्या करना है? हाँ, अब गुंजन सही है। देखिए बच्चे क्या करना है, बस सिंपल है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करेगा तो उसके मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी? 3:1। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करेगा उसके फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी? 1:2:1। समझ में आया? जो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या थी मोनोहाइब्रिड के लिए? 3:1। अभी हमने क्या सीखा? जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करेगा 3 कंडीशन में सबकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या है? सेम। तो हमें यहाँ फिनोटिपिक रेशियो से मतलब है। वहां फिनोटिपिक रेशियो क्या था बच्चे? 3:1, जब लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो 1:2:1, यही रेशियो तो आएगा। ये दो मोनोहाइब्रिड हो गए। अब दोनों मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा बच्चे? डाइहाइब्रिड। तो गुंजन का सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 1 से 3, 3 को 2 से 6, 3 को 1 से 3, फिर 1 2 1, ये हमारे पास कौन सा रेशियो होगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। क्यों? क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो है, ये मोनोहाइब्रिड। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? डाइहाइब्रिड। समझ में आ गया रोहित? बच्चे समझ में आ गया आपको? क्या करने हैं, क्या पूछा जा रहा है? वन ऑर्गेनिज्म लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, दूसरा इनकम्प्लीट, तो दोनों में फिनोटिपिक रेशियो चेंज है। एक जगह 3:1 है, दूसरे जगह 1:2:1। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा? हमने क्लास में अभी आते ही बताया था क्या कि 3:1 का स्क्वायर करेंगे तो डाइहाइब्रिड, क्यूब करेंगे तो ट्राइहाइब्रिड। तो उसी के कंसेप्ट पे यूज करना है। दो मोनोहाइब्रिड मिलेगा तो डाइहाइब्रिड। तो एग्जामिनर क्वेश्चन को क्या कर देता है? थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस कर देता है। एक हमने याद किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो डोमिनेंट में, तो क्या देखा था? 3:1। अगर ये डोमिनेंट नहीं फॉलो करेगा तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 1:2:1। दोनों को मिला के क्वेश्चन बना दिया, और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको जो है 3:6:3:1:2:1। मेरे अंदाज से अब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस सीख ली, उसके क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस सीख ली, उस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। और हमने पोस्टुलेट में दो पोस्टुलेट सीख लिया, एक प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, एक प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अभी चल ही रहा है। उसमें एक एक्सेप्शन देख लिया, कौन सा? इनकम्प्लीट। उसके 3 एग्जाम्पल याद रखना है। एक मिराबिलस जलापा जो एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया, एक उसी से मिलता जुलता आपको फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन, और एक याद रखना है प्लमेज कलर, या इससे बेस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का भी कि वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग आपको क्या करें? लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करें, और अदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, तो क्या होगा रेशियो डाइहाइब्रिड का। अब हमें अगली क्लास में कहां से स्टार्ट करेंगे? को डोमिनेंस से। को डोमिनेंस भी एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्क्राइब किया। ये समझ में आ गया बच्चे? वन एक्सेप्शन हमने देख ली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको डिटेल में बताया है, और को डोमिनेंस को भी डिटेल में बताया। तो को डोमिनेंस से पहले सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक तो हम लोग क्लियर ना बच्चे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो गए ना? चलिए अब को डोमिनेंस से अगली क्लास में। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थैंक यू सो मच बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। जेनेटिक्स में जितनी ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर में आपको 40 से 50 क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो तो कराए ही, लेकिन इसमें क्वेश्चन आप भी डिफरेंट बुक से बना सकते हैं, और जो प्रॉब्लम हो बेहिचक पूछिए। क्लियर बच्चे? जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बनाते जाइए। क्लियर? चलिए थैंक यू सो मच बच्चे।
अनिल वो ऑफिस में पूछेगा बच्चे, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता बच्चे। क्लियर अनिल? बच्चे वो ऑफिस से पूछेंगे आप, ठीक है बच्चे? यस ठीक है सर। बच्चे? हाँ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मुझे बाय नहीं। सर। ओके बाय बच्चे, अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और जल्दी से डॉक्टर बनिए।